ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट को समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए, पावर का फॉर्मूला वर्क बटा टाइम होता है। वर्क हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं, ये एनर्जी बटा टाइम। तो याद रखिएगा, पावर का फॉर्मूला कुछ भी आए, यदि एनर्जी दिख गया तो एनर्जी बटा टाइम कर दीजिएगा, पावर का फॉर्मूला निकल जाएगा। एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म यही है। यदि पावर पूछे तो वर्क बटा टाइम निकालिए, वर्क बटा टाइम नहीं निकल रहा है, आपको एनर्जी निकल रहा है कहीं, तो एनर्जी बटा टाइम कर दीजिए, पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन लिए, कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल हो, कोई ब्लॉक हो या लिक्विड हो, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, इसमें भी एनर्जी बोले तो एनर्जी कितना है, एनर्जी इस कंडीशन में mgh है। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तभी भी यहाँ पे एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। तो दोनों ही कंडीशन के लिए पावर पूछे तो एनर्जी बटा टाइम करेंगे, और एनर्जी की जगह mgh बटा t लिखेंगे। एनर्जी कितना है यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी है mgh। जब इसको फेंकेंगे तभी भी इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो h हाइट ऊपर जाएगा तो mgh। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म बता रहे हैं ताकि आपको टेंशन नहीं हो क्वेश्चन बनाने में पावर का। कोई भी पार्टिकल हो या लिक्विड हो, ऊपर से नीचे गिराते हैं h हाइट से नीचे गिराएंगे, या कोई लिक्विड है, जैसे कोई मोटर चल रहा है आपके घर में, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर मोटर, ये टंकी है, उसमें पानी भरना है, तो h हाइट ऊपर लिक्विड को पहुंचाना है। चाहे ऊपर से नीचे लिक्विड गिरे या कोई पार्टिकल गिरे, या नीचे से ऊपर h हाइट तक जाए कोई पार्टिकल, दोनों ही कंडीशन में एनर्जी के जगह पे हम लोग mgh लेंगे। ठीक है, सिर्फ mgh, क्योंकि देखिए यहाँ पे शुरू में mgh है और इसमें भी फाइनल कंडीशन में mgh ही है, तो एनर्जी बटा टाइम में mgh बटा t करेंगे तो ये पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बात को अब नोट्स में देख लीजिएगा, नोट्स में लिखा हुआ होगा, या तो h हाइट से नीचे गिरे या h हाइट ऊपर जाए, दोनों ही कंडीशन में पावर का फॉर्मूला mgh बाई टी होगा। यदि नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा कि h हाइट से नीचे आए या h हाइट ऊपर जाए, दोनों ही कंडीशन में mgh बाई टी करना है, ये पावर का फॉर्मूला हो गया। तो पावर का फॉर्मूला में एनर्जी कहीं दिख जाए तो एनर्जी बटा टाइम कर देंगे, पावर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, टरबाइन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टरबाइन में देखिए क्या होता है, जहाँ पे कभी पे देखिएगा हाइड्रो पावर प्लांट है, पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे, तो टरबाइन में h हाइट से पानी गिरता है, तो ये पंखी है, पंखी के ऊपर घूमेगा, तो पंखी पर ऐसे करेगा तो ये पंखी घूमेगा इस तरह से। देखिए क्या होता है, h हाइट से पानी गिरेगा इस पंखी पे तो ये पंखी घूमेगा, फिर ये वाला पंखी यहाँ आ जाएगा, फिर पानी उसको घूमेगा, तो ये पूरा रोटेट करता रहता है। और इससे हम लोग यहाँ पे साफ्ट लगा रहता है, ये घूम रहा है, इसमें साफ्ट लगा रहता है, इसमें मोटर लगा देते हैं और फिर हम लोग बिजली बनाते हैं, या जो काम करना है उसको करते हैं, यहाँ पे घुमाते हैं कोई चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी दो तरह का बात होगा, इनपुट पावर कहीं होगा, आउटपुट पावर होगा। तो इनपुट पावर ये है, ऊपर से नीचे जो दिया जा रहा है, ऊपर से पानी जो गिर रहा है, ये इनपुट साइड है। इसके अंदर ये साफ्ट लगा हुआ रहता है, बड़ा सा डंडा लगा रहता है, तो इसके घूमने से ये डंडा भी घूमता है, डंडा घूमने से यहाँ आउटपुट पावर देता है इधर साइड में। तो हम चाहे तो ऐसे करके डायग्राम बना सकते हैं, यहीं पे डायग्राम ऐसे करके बना सकते हैं कि ये डंडा है और यहाँ पे आउटपुट पावर निकल रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पानी गिर रहा है, तो ये हो गया इनपुट साइड, ये इनपुट साइड हो गया, और यहाँ से डंडा जो लगा रहता है, ये डंडा लगा रहता है, वो हो गया आउटपुट साइड। ठीक है, फिर से साफ्ट का कंडीशन समझा देते हैं। टरबाइन का पानी h हाइट से गिराते हैं तो ये पूरा पंखी घूमने लगता है, तो इसमें कनेक्ट कर देते हैं एक डंडा जिसको साफ्ट बोलते हैं। इसके घूमने से ये भी घूमेगा और इसके अंदर जो बाकी मशीन लगा हुआ है वो सब घूमना शुरू कर देता है, उसके अंदर बिजली बनाते हैं या कुछ भी हम काम कर सकते हैं, तो ये आउटपुट पावर इधर से निकलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पानी h हाइट से गिर रहा है तो इसको इनपुट मिल रहा है, ये इनपुट साइड h हाइट से गिर रहा है तो इनपुट मिल रहा है इसको, और ये साफ्ट से आउटपुट पावर देगा। तो इनपुट पावर का फॉर्मूला, सबसे पहले तो इनपुट पावर का फॉर्मूला, h हाइट से गिर रहा है, आपको क्या बताए, कोई लिक्विड हो या कोई भी ब्लॉक या कोई पार्टिकल हो h हाइट से गिरे तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी बटा टाइम। एनर्जी कितना h हाइट से गिर रहा है तो mgh ना, mgh बटा t। ये हो गया कितना टाइम में ऊपर से नीचे गिरता है, टाइम की जगह पे डाल देंगे mgh बटा t। ये हो गया इनपुट पावर। आउटपुट पावर चाहिए तो मान लेते हैं कि इसका इफिशियंसी ईटा% है, तो आउटपुट पावर इनपुट पावर इंटू
परसेंटेज इफिशियंसी। इफिशियंसी का फॉर्मूला था ना, इफिशियंसी का फॉर्मूला था आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर इंटू 100, है ना था। तो ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, इसीलिए यहाँ पे 100 है। तो आउटपुट पावर बराबर इन दोनों को बस खाली गुना करना रहता है। तो आउटपुट पावर बराबर चाहिए, आउटपुट पावर ये वाला पावर कितना निकलेगा, तो इतना इंटू n%। अब आपको पता है कि 100% इफिशियंसी होता नहीं है। यदि यहाँ पे लिख दिया कि लॉस 10% है, लॉस है यहाँ पे कि इनपुट पावर जितना आया उसके पूरा का पूरा आउटपुट नहीं मिला, लॉस हो गया 10%। तो इफिशियंसी ईटा परसेंट की जगह कितना हो जाएगा, 10% लॉस है तो 90% ना, तो ये हो गया 90%। अब ईटा के जगह पे ये 90% को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इफिशियंसी नहीं दिया रहेगा, आपको लगेगा कि लॉस है 10% का, तो बाकी जो बच गया 90% इफिशियंसी हो गया, यहाँ पे डाल देंगे 90%, तो इनपुट इंटू 90% कर देंगे तो आउटपुट पावर निकल जाएगा। इसको देख लीजिए नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं विंड मिल का कॉन्सेप्ट। विंड मिल में पंखी रहता है इस तरह से, हवा जब चलता है यहाँ से हवा जब चलेगा तो ये पंखी रोटेट करता है, ये घूमता है, फिर उससे भी बिजली बनाते हैं हम लोग। तो ये इतना दूर का एरिया सर्किल का, ये एरिया सर्किल का है, एरिया ए मान लें, और इधर से हवा चल रहा है, इधर से विंड फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि हवा v वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसमें ये डिस्टेंस यदि हमको लेना हो, इतना दूर का डिस्टेंस x, तो v इंटू टी बोल सकते हैं। x डिस्टेंस लेना तो कितना स्पीड से हवा चल रहा है, v से। अब इसका एक डायग्राम बनाए, इसका अलग से एक डायग्राम बनाए, तो ये हो गया एरिया और हवा चल रहा है ऐसे। तो इतना दूर ये भी एरिया चुन लें, ये एरिया ए हो गया, ये भी एरिया ए है, और ये डिस्टेंस x है। तो वॉल्यूम कितना हुआ इतना दूर का, एयर का वॉल्यूम। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम। तो और एयर का वॉल्यूम एरिया इंटू एक्स करेंगे, एरिया इंटू एक्स करेंगे, ठीक है ना। विंड मिल का भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, पावर का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे देखिए विंड मिल का कॉन्सेप्ट ये है, पूरा का पूरा डायग्राम ऐसा रहता है विंड मिल का। ये पंखी सब बना रहेगा, ये सब पंखी रहता बना हुआ, और इस तरह से ये, और हवा जब चलता है, जब हवा चलता है तो ये घूमता है पंखी। इसका कंसेप्ट ऐसा ही रहता है। तो हम लोग बस पंखी को बनाए, जो पंखी बना हुआ है उसी का डायग्राम बनाए। 3 पंखी है और इस तरह से जा रहा है तो तीनों घूम रहा है। तो पंखी जब ऐसे ऐसे घूमेगा, जैसे ये देखिए, ये जो पंखी है ऐसे ऐसे जब घूमना शुरू करेगा, हवा आप सामने से हवा आ रहा है तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये क्या होगा, एक एरिया बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा। जब ऐसे घूमेगा तो एक सर्किल बनाएगा एरिया, और हवा जैसे जैसे ब्लो करेगा वैसे वैसे ये घूमता रहेगा। तो यही वाला ये एरिया है, हवा इधर से चल रहा है v वेलोसिटी से। तो x डिस्टेंस, ये वाला जो x है उसको बोल सकते हैं v इंटू टी। हम थोड़ा सा वॉल्यूम ले लिए, वो जो एरिया है उसी के कोरस्पॉन्डिंग एरिया एक इधर बना लिए, और इतना दूर में एयर का कितना वॉल्यूम है वो चेक कर रहे हैं। तो एयर का वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू ये x। मास कितना हो गया, मास ऑफ एयर, इसमें डेंसिटी से ax में डेंसिटी से गुना कर दी एयर का। ये रो है किसका डेंसिटी, रो है एयर का डेंसिटी से गुना कर दी। x के जगह पे कितना लिख दें, vt, यहाँ लिख लेते हैं a रो vt लिख दिए। अब मास हो गया। अब हम लोग लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बटा टी होता है पावर। तो विंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, ये जो v वेलोसिटी से जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, इसी को हम लोग लिखते हैं विंड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, ये जो जा रहा है इसी को विंड एनर्जी बोलते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम के जगह इतना डाल देंगे तो हो जाएगा रो ए वी, यहाँ पे ये वी है, वी स्क्वायर है, तो वी क्यू इंटू टी का तो टर्म रहेगा ही। ये काइनेटिक एनर्जी या विंड एनर्जी हो गया। अब पावर इनपुट पावर इधर से है, आउटपुट पावर इधर से निकलेगा, इनपुट पावर इधर से ना है। देखिए विंड एनर्जी है, ये जो विंड है, हवा है, ये इनपुट दे रहा है, उसके वजह से ये पंखी घूमेगा, विंड दे रहा है इनपुट, तो ये घूमेगा फिर आउटपुट देगा।
तो इनपुट पावर हो गया एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी, यही ना हो गया, काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी बटा टाइम। तो ये काइनेटिक एनर्जी निकला हुआ है, इतना बटा टाइम करेंगे तो टी से ये टी कट जाएगा, ये बचेगा हाफ रो ए वी क्यू। ये किसका आ गया आंसर, उसी जैसा आ गया, इंजन, इंजन पंप। पंप में जो आया था फार्मूला, पंप में जो मोटर जो पानी फेंकता था उसका यही फार्मूला था, हाफ रो ए वी क्यू। वहाँ रो था वाटर का रो डेंसिटी, यहाँ रो है एयर का रो है। तो ये सेम फार्मूला आ गया, जैसे वहाँ इंजन पंप पे था वही फार्मूला इनपुट पावर का आ गया। एक मिनट याद रखिएगा, वहाँ पे पानी को किधर फेंक रहा था, पानी को बाहर फेंक रहा था। वहाँ पे सिचुएशन ये था कि ये था इंजन पंप, ये यदि इंजन पंप है तो इधर से फेंक रहा था पानी, लेकिन इस कंडीशन में ये विंड मिल है तो इधर से हवा आ रहा है। कंडीशन समझिए, इधर से हवा आ रहा है, इधर से हवा आ रहा है और पानी इधर फेंक रहा था उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में पानी बाहर फेंक रहा था, आउटपुट पावर था। ये फार्मूला जो था उसमें पानी फेंकने का आउटपुट फार्मूला था, और यहाँ हवा इनपुट साइड से आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला आया है पावर का, इनपुट पावर का फार्मूला है, ठीक है। तो ये इनपुट पावर हो गया। आउटपुट पावर का फार्मूला चाहिए, आउटपुट तो इनपुट जितना है इनटू इफिशियंसी से गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं इफिशियंसी से तो गुना करना पड़ेगा, तभी ना इधर का आउटपुट निकलेगा। इनपुट का तो समझ में आ गया, आउटपुट 100% तो होता नहीं। यदि ऐसा क्वेश्चन में लिखे कि इफ 25% विंड एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड, इसमें क्या करते हैं, जो विंड मिल होता है इससे इलेक्ट्रिक पावर निकालते हैं, इलेक्ट्रिक बनाते हैं, बिजली बनाते हैं हम लोग। तो इसमें ऐसा मान ली कंडीशन लिखते हैं 50% ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इफिशियंसी कितना हो गया, परसेंटेज इफिशियंसी कितना बोलेंगे बताइए। यहाँ सोच के कह रहा है कि विंड एनर्जी जितना है उसका 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, तो यही ना 25% इफिशियंसी हो गया। आपको दो तरह से बात बोल सकता है, बोलेगा कि इसका 25% लॉस हो जाता है तो 75% इफिशियंसी हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25% विंड एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारा टारगेट क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने बनाना है, इससे हमको क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। लिखा हुआ है कि 25% ऑफ विंड एनर्जी, यानी कि इधर से जितना आ रहा है सारा नहीं, उसका मात्र 25% ही बिजली बनता है। तो 25% विंड एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इफिशियंसी 25% हो गया, यही इफिशियंसी हो गया। तो जितना कन्वर्ट हो रहा है, जितना आ रहा है उसका 25% कन्वर्ट होकर बिजली बन जा रहा है, तो 25% नहीं इफिशियंसी हो गया। तो यहाँ पे ये जो 25% है, इस 25% को यहाँ डाल देंगे, उसके बाद आउटपुट पावर निकल जाएगा। आउटपुट पावर कितना है, इनपुट पावर तो निकला हुआ है, इनपुट पावर का फॉर्मूला ये है, हाफ रो ए वी क्यू। अब इनपुट पावर में यहाँ ले आएंगे और इफिशियंसी जितना है ये 25 है, तो 25 से गुना कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए नोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे ह्यूमन हार्ट। तो आदमी का, हम लोग का जो हार्ट है वो भी एक इंजन की तरह, एक पंप की तरह है, जो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कराता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह ब्लड को भेजता है, लेता है, भेजता है, लेता है। तो इस तरह से हार्ट जो है ये भी एक इंजन की तरह, एक पंप की तरह काम कर रहा है। तो इसका भी इफिशियंसी, इसका भी आउटपुट पावर, ये सब चीज़ हम लोग को जानना पड़ेगा। इसका पावर कितना है, हार्ट का पावर कितना है, ये भी जानना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए हार्ट बीट मान लेते हैं, हार्ट बीट है 70 बीट पर मिनट। मान लेते हैं कि हार्ट बीट है, हार्ट बीट हो रहा है, जो हम लोग का हार्ट बीट होता है, मान लेते हैं कि 70 बीट पर मिनट है, 70 बार पंप करता है। एक बीट मतलब कहने का मतलब एक बार पंप करता है, एक बार भेजता है। एक मिनट में, पर मिनट है, एक मिनट में कितना बार करता है, 70 बार पंप करता है, मान लेते हैं ऐसा। तो वर्क डन पर बीट अपने को निकालना है, वर्क डन पर बीट। तो इसको निकालने के लिए तो लिक्विड है, पूरा का पूरा लिक्विड का केस है। तो हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं, यहाँ पे लिखते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में गैस के केस में वर्क डन बराबर पी डी वी, पढ़े ना है वर्क डन का फॉर्मूला। जो गैस के केस में प्रेशर होता था और डीवी हो जाता था, क्या डीवी हो जाता वॉल्यूम का चेंज। तो यहाँ पी इंटू वी लिख सकते हैं, डीवी की जगह वी लिख लेते हैं। तो वर्क डन पर बीट, एक बीट में एक बार जो पंप करता है, तो एक बार में वर्क डन हो गया पी इंटू वी, वर्क डन का जरूरत पड़ता है। तो पी हो गया ब्लड प्रेशर, प्रेशर ऑफ ब्लड, और वी हो गया वॉल्यूम ऑफ ब्लड।
मतलब कि एक बार जब पंप करता है तो उस समय प्रेशर कितना होता है ब्लड का, और कितना वॉल्यूम के एक बार पंप करता है तो कितना वॉल्यूम को भेजता है। तो ये हो गया वर्क डन निकल गया, ये पर बीट, एक बीट का एक बार जब पंप किया तो अपने को चाहिए पावर ऑफ ह्यूमन हार्ट। पावर का फॉर्मूला वर्क बटा टाइम, पीवी बटा टी। अब देखिएगा ये वर्क डन पर बीट है, तो आप देखिए क्या दिमाग लगाएंगे, वर्क डन एक बीट का है तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, वर्क डन पर बीट है इतना, और टोटल बीट कितना है, एक मिनट में बीट कितना है 70 बीट, ये कितना बीट है 70 बीट है, तो इंटू 70 करेंगे, वर्क डन पूरा निकल गया, टोटल वर्क डन, ये टोटल वर्क डन निकल गया। एक बीट का वर्क डन है पीवी और 70 बार करता है एक मिनट में, तो इतना, और टाइम की जगह कितना, एक मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो यहाँ पे 60 सेकेंड का इस्तेमाल कर देंगे, तो ये निकल जाएगा पावर ऑफ हार्ट। फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर से इसको समझा देते हैं। देखिए हार्ट बीट है, मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ कि 70 बीट पर मिनट, तो टाइम निकल गया ना, ये टी दिया हुआ है, एक मिनट टाइम दिया हुआ, 60 सेकेंड का टाइम हो गया, ये 70 बार बीट करता, 70 बीट करता है, यानी 70 बार पंप करता है। वर्क डन पर बीट, एक बीट का वर्क डन कितना है, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पीवी बोलेंगे वर्क डन को, तो वर्क डन पर बीट हो गया पीवी, पी हो गया प्रेशर ब्लड, वी हो गया वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, तो एक बीट का ये है। टोटल वर्क डन यहाँ पे डब्ल्यू बटा टी होता है, इसमें टोटल वर्क ये होता है पावर, टोटल वर्क में एक बीट का ये है, टोटल बीट कितना 70, तो 70 से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल गया। और टाइम एक मिनट है, यहाँ मिनट दिया हुआ, तो टाइम की जगह एक मिनट यानी 60 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें दिक्कत ये होगा कि प्रेशर जो है ब्लड का, ये जो प्रेशर है ब्लड का या ये प्रेशर है वो निकालना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो प्रेशर ही लिक्विड न है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड या फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है रो जी एच। प्रेशर निकालने का फॉर्मूला वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में बताया हुआ, प्रेशर निकालना हो लिक्विड के केस में रो जी एच। रो हो जाएगा डेंसिटी, जी हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच हाइट दिया रहेगा, मरकरी के रेस्पेक्ट में दिया रहता है। ये जनरली प्रेशर दिया रहता है मरकरी के रेस्पेक्ट में, कि मरकरी के रेस्पेक्ट में कितना प्रेशर है, तो हाइट वहाँ दिया रहेगा, मरकरी का डेंसिटी रहेगा, जी रहेगा, तो प्रेशर बराबर ये जो प्रेशर इस फॉर्मूला में आएगा ना, ये पी, तो पी की जगह रो जी एच से निकालेंगे। फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो नोट्स में इस चीज़ को देख लीजिए। पावर का यूनिट क्या हो गया, पावर का यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड या वाट, इसी को बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। तो यहाँ पे बताइए 1 किलोवाट आवर ये किस चीज़ का यूनिट है, 1 किलोवाट आवर ये किस चीज़ का यूनिट है, तो किलोवाट हो गया। देखिए यहाँ पे किलोवाट कहने का मतलब इतना दूर, ये तो प्रेशर को बताता है, और आवर है ये टाइम को बताता है। P इंटू टी, पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क बटा टाइम, तो P इंटू टी करेंगे तो वर्क हो जाएगा, तो P इंटू टी वर्क हो गया। वर्क कहने का मतलब एनर्जी, वर्क कहने का मतलब एनर्जी, जूल, वर्क का भी जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है। तो हम ये बोलेंगे किलोवाट आवर दिए है, एनर्जी का यूनिट है, किस चीज़ का है, एनर्जी का है। अब अपने को निकालना है 1 किलोवाट है तो 1000 वाट हो गया, ये एनर्जी का यूनिट है, यहाँ लिख सकते हैं ये एनर्जी है 1 किलोवाट आवर। तो वाट कहीं पे लिखा रहे या किलोवाट लिखा रहे तो पावर है, लेकिन किलोवाट के साथ आवर लग गया, घंटा लग गया, तो वो किस चीज़ का यूनिट हो जाएगा, एनर्जी का, वो एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। तो किलोवाट में 1000 वाट हो गया, आवर मतलब 1 घंटा हो गया, 1 आवर, 1 आवर। तो यहाँ लिख सकते हैं 1000 वाट, 1 आवर को 3600 सेकेंड बोल सकते ना है, 1 आवर को 60 इंटू 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, इतना जूल, ये एनर्जी हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये NCERT का पॉइंट है, इसीलिए इसको लिख दिए हैं, नोट्स में भी लिख दिए हैं, नोट्स को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन NCERT का एग्जांपल है, इसको देखते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। कह रहा है कि एक एलिवेटर है, कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। ये जो एलिवेटर है, लिफ्ट है, इसका मैक्सिमम लोड कितना है, 1800 kg है, एलिवेटर और पैसेंजर मिलाकर, यानी कि एलिवेटर का वजन और इसके अंदर पैसेंजर का वजन है, दोनों मिलाकर 1800 kg, कहने का मतलब mg।
1800 kg मास के जगह पे कितना हो गया 1800 kg, ये मैक्सिमम लोड है। और यहाँ पे वायर रहता है, केबल रहता है जिससे लिफ्ट को या एलिवेटर को लटकाया हुआ रहता है। तो जितना ये रहेगा इधर फोर्स लगेगा। इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड, कितना, तो ये डाटा लिख लेते हैं 1800 kg था, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 400 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। तो ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ चल रहा है कांस्टेंट स्पीड v से, v बराबर दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, जैसे देखिए ये लिफ्ट है, लिफ्ट का वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, लिफ्ट किधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नीचे लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, एफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है, एक mg लग रहा है पूरा लिफ्ट का वजन और इसके अंदर पैसेंजर है उसका वजन, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। देखते हैं लिफ्ट लगा रहता है तो चारों तरफ उसके ऊपर पुली लगा रहता है, उसको खींचता है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी उसके अंदर लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज, जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो नीचे की तरफ टोटल जो डाउनवर्ड फोर्स है इतना है, ये डाउनवर्ड फोर्स है। लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगना पड़ेगा। ये जो केबल है लिफ्ट का, इसके अंदर में एक फोर्स F लगेगा जो इतना के बराबर होगा, तभी ना लिफ्ट को ऊपर लेके जाएगा। ये फोर्स कौन क्रिएट करेगा, ये हो गया फोर्स क्रिएटेड बाय मोटर, यानी कि जो मोटर है, जो मशीन है, जो लिफ्ट को चला रहा है, वो इतना ही फोर्स क्रिएट करता है जितना नीचे की तरफ डाउनवर्ड, जितना डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इतना ही अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, तभी नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब कोई भी नेट फोर्स नहीं, नेट फोर्स जीरो। तो ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, ये दोनों फोर्स बराबर होगा तब ना कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो ये जो फोर्स है जितना नीचे डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स केबल के अंदर क्रिएट करेगा। कौन क्रिएट करेगा, मोटर करेगा। अब देखिए फोर्स हो गया। अब कह रहा है कि डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर, मोटर का पावर चाहिए। तो बस ये फोर्स पहले निकाल लेते हैं, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बताइए कितना हो गया, फोर्स बराबर ये जो मोटर क्रिएट कर रहा है फोर्स वो इन दोनों के बराबर हो गया mg प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। mg हो गया 1800, g हो गया 10 और ये हो गया 4000, ये 18000 प्लस 4000, ये फोर्स हो गया इतना न्यूटन का, इतना फोर्स हो गया। अब चाहिए पावर, डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर। तो पावर का फॉर्मूला, जब वेलोसिटी पता हो तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, वेलोसिटी पता है ना, तो पावर का फॉर्मूला F इंटू वी। ये करने की जरूरत नहीं, पावर का फॉर्मूला F डॉट वी तब करेंगे जब वेक्टर के फॉर्म में कुछ दिया हो, जब वेक्टर के फॉर्म में डाटा हो फोर्स वेलोसिटी तब लगाएंगे, नहीं तो ऐसे, तब नहीं तो ऐसे लगाएंगे, F इंटू वी लगाएंगे सिर्फ, बस F इंटू वी। फोर्स है 22000 और वेलोसिटी है कितना 2, ये वाट में हो गया। यदि हॉर्स पावर में चाहिए तो जितना डाटा आया हुआ है इतना में 746 से भागा दे देंगे तो ये हॉर्स पावर में निकल जाएगा। एक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट होता है। तो वाट में इतना आंसर, हॉर्स पावर में इतना आंसर। तो देख लीजिए एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये दोनों फोर्स बराबर होगा, जितना नीचे लगेगा डाउनवर्ड फोर्स उतना ही ये वाला अपवर्ड फोर्स होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको नोट्स में लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे पावर से रिलेटेड, लेकिन उसके पहले वीडियो पॉज करके पावर से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट पर हैं सबको रिवाइज कर लीजिए ताकि आप फार्मूला आराम से जल्दी से लगा सकें। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पेज नंबर 75 का क्वेश्चन नंबर 3, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट में है। ठीक है, अंडरगो वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कह रहा है कि पावर एट एनी टाइम टी, तो एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो देखिए किसी भी टाइम टी पे चाहिए तो ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया ना, किसी भी टाइम पे चाहिए तो किसी भी टाइम का फंक्शन है,
इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस है, टाइम के अनुसार बदल रहा है। ये टाइम बदलेगा तो पावर बदलेगा, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला एफ इंटू वी होता है, तो वेलोसिटी तो निकालना पड़ेगा। तो v बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू तो 0 है, ए इंटू टी कर लिए। अब पावर का फॉर्मूला, पावर का इंस्टेंटेनियस फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू वी। फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, और v की जगह ए टी आया हुआ है, तो पावर बराबर फार्मूला हो गया एम ए स्क्वायर इंटू टी। देखिए एम ए दोनों, इतना तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में बोल रहा है कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो पावर प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, पावर प्रोपोर्शनल टू टी, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया, बी। कह रहा है कि पावर प्रोपोर्शनल टू कौन सा हो गया, आंसर बी हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 75 का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है या नीट में पूछ सकता है। तो 75 नंबर पेज का 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बॉडी मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर। कांस्टेंट पावर को अंडरलाइन कीजिए, पावर यहाँ कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखे थे, क्या क्या पढ़े थे, पावर कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टाइम का 3/2, यही ना देखे थे। वेलोसिटी का भी देखे थे, वेलोसिटी का देखे थे, एक्सेलरेशन का देखे थे, सबका देखे थे। डिस्प्लेसमेंट का था 3/2, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 3/2। इसका आंसर हो गया सी। वेलोसिटी था, इसमें से एक घटा देंगे, इसमें भी एक घटा देंगे, तो ये -12 इस तरह से आया था। हम लोग बोले थे पावर कांस्टेंट रहने पे इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिए खुद से पहले ट्राई करने का कोशिश कीजिए। तो कह रहा है कि पंप है ग्राउंड पे, ग्राउंड बिल्डिंग पे, बिल्डिंग के किसी ग्राउंड फ्लोर पे है, और ऊपर में टैंक है, टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है इतना, ठीक है। इफ द टैंक इज इतना मीटर एबव द ग्राउंड, जमीन से इतना एच हाइट ऊपर है, एच हाइट दिया हुआ है। तो इफिशियंसी ऑफ द पंप 30%, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम। कह रहा है कि कोई भी पंप कितना कंज्यूम करेगा। तो देखिए कोई भी पंप हो तो दो काम करता है, एक आउटपुट पावर, पावर आउटपुट, और एक इनपुट पावर, ये होता है कंज्यूम। ये कितना कंज्यूम करता है इनपुट, वो हो गया। आउटपुट पावर होता है वर्क बटा टाइम या एनर्जी बटा टाइम। ये आउटपुट मतलब कितना काम किया, ये पंप का काम है, ठीक है। तो इनपुट पावर मतलब जितना कंज्यूम किया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम बाय द पंप, पंप कितना कंज्यूम करता है। तो कंज्यूम ये करता है, रिजल्ट ये देता है। कंज्यूम इधर वाला करता है, रिजल्ट ये देता है। तो अपने को ये चाहिए इनपुट पावर, तो पहले तो आउटपुट पावर निकालना पड़ेगा, वर्क बटा टाइम, एनर्जी बटा टाइम। तो हम लोग पहला काम ये करते हैं निकालने का। फिर इफिशियंसी तो दिया है वो है ना कि इफिशियंसी 30% है, तो कर लेंगे इफिशियंसी का फॉर्मूला, आउटपुट पावर। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द टैंक दिया हुआ इतना, मास निकाल लेते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ ना, मास ऑफ द वाटर, मास, वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम इंटू रो कर देंगे, मास ऑफ द वाटर, कितना पानी उस टंकी के अंदर में है, कितना वॉल्यूम है, 30 है, तो वॉल्यूम इंटू रो कर दें, तो वॉल्यूम हो गया 30 मीटर क्यूब में है दिया। रो डेंसिटी होता है 10⁻³ होता है, डेंसिटी होता है वाटर का 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 10⁻³ हो गया। तो ये हो गया आपका मास केजी में, ये मास निकल गया, मास ऑफ द वाटर टंकी के ऊपर जो भेज रहे हैं। यानी इस तरह से है, यहाँ पे टंकी है, यहाँ पे, और यहाँ पे मोटर लगाओ, ये मोटर है, ये मोटर है, पंप है, मोटर पंप। तो यहाँ से ऊपर में पानी को भेज रहे हैं इस टंकी में भर रहे हैं एच हाइट। तो जितना इस टंकी के अंदर आ रहा है उसका मास हो गया वॉल्यूम इंटू रो, तो वॉल्यूम इंटू रो कर दिए, मास निकल गया। अब चाहिए टाइम भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है, इसलिए पावर, पावर कौन सा पावर, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर हो गया वर्क बटा टाइम। बोलिए वर्क बटा टाइम भी बोल सकते हैं, वर्क की जगह एनर्जी भी हो सकता है, तो एनर्जी की जगह mgh/t। आपको बोले थे ना कि कोई लिक्विड हो या कोई भी चीज़ हो, ऊपर से नीचे आता है एच हाइट या नीचे से ऊपर एच हाइट जाए, तो पावर का फॉर्मूला mgh/t ही करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट mgh/t लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं पावर का फॉर्मूला
mgh/t, यहाँ से भेज रहा है h हाइट ऊपर, मास के जगह ये लिख रहा हुआ है 30 × 10⁻³ g की जगह 10, हाइट की जगह दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 40 मीटर डिवाइडेड बाय t 15 मिनट है ना, 15 मिनट तो 15 × 60 कर दिए, ये हो गया आउटपुट पावर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पावर कंज्यूम कितना कंज्यूम करे इनपुट पावर, तो अब फार्मूला हमको पता है परसेंटेज इफिशियंसी आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर गुना 100, यही ना फार्मूला, इसलिए इनपुट पावर इनपुट ये इधर गया तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा आउटपुट पावर बटा परसेंटेज इफिशियंसी इंटू 100, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, आउटपुट पावर निकला हुआ है 30 × 10⁻³ 10 40 15 × 60 इंटू इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 30%, तो ये इसके जगह पे 30% है, ये परसेंटेज है तो यहाँ भी 30% ही है। देखिए यहाँ पे इफिशियंसी, ये फार्मूला में परसेंटेज लिखते हैं तभी ना यहाँ 100 लिखते हैं, ये परसेंटेज में रहेगा डाटा तब यहाँ 100 लिखाता है, तो यहाँ 100 लिखे हैं तो यहाँ परसेंटेज में डाटा रहेगा, तो ये 100 तो लिखा ही हुआ है, तो 30% हो गया, ये 100। अब इसको सॉल्व कर देना है, इसको कैलकुलेशन कीजिए, सॉल्व करना शुरू कीजिए। 30 से 30 यहाँ पे कितना हो गया 10⁵ हो गया, 4 का एक 40 कर लेते हैं 10⁻³ और एक निकाल लिया 10⁴ बटा 9 4.4 इंटू 10⁴, इसके हम ऐसे लिख सकते हैं 44 इंटू 10⁻³ किलोवाट में लिख सकते हैं, ये वाट में है, ये वाट में आंसर है, तो 44 किलोवाट बोल सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन करते रहेंगे, लेकिन मेन पॉइंट है क्वेश्चन समझने का। तो क्वेश्चन देखिए फिर से समझते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में कि पंप कितना कंज्यूम करता है, तो दो काम करता है पंप, कुछ कंज्यूम करता है, कुछ आउटपुट देता है, कुछ लॉस हो जाता है इसका बीच का। तो कितना कंज्यूम करता है ये निकालना है, तो इसको बाद में निकालेंगे, पहले आउटपुट पावर देख लेते हैं। पंप कर क्या रहा है कि पानी को ऊपर भेज रहा है, पानी को ऊपर भेज रहा है, तो ये जो पंप है, ये मोटर पंप, ये पानी को ऊपर भेज रहा है, तो ये आउटपुट निकाल लेंगे वर्क बटा टाइम या एनर्जी बटा टाइम से। तो ये देखिए mgh/t, मास का जरूरत है, तो पानी का मास इतना दूर में मास कितना है v × रो, तो v × रो कर दिए। अब हमको आउटपुट पावर चाहिए, ये वाला आउटपुट टाइम से भागा देंगे, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट, सब डाटा दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ से लिख दिए, सब कुछ निकला हुआ है। अब इनपुट पावर का जरूरत है तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया, परसेंटेज बटा आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100, तो इनपुट पावर का फार्मूला ये है, ये दिया हुआ है 30%, तो ये 30%, बाकी आउटपुट पावर ये पूरा दिया हुआ है तो पूरा लिख देंगे। सब सॉल्व किए तो इनपुट पावर या पावर कंज्यूम कितना करेगा 44 किलोवाट। 44 इंटू 10⁻³ हुआ, तो 10⁻³ तो वाट में आया, तो इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 44 किलोवाट इतना कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, विंड मिल का क्वेश्चन है। तो वीडियो पॉज करके विंड मिल का कॉन्सेप्ट पूरा देख लीजिए, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो विंड मिल का क्वेश्चन है, ये एरिया होता था, इधर से v वेलोसिटी से जाता था, ये डिस्टेंस को x को vt बोलते हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछता है एक एक पार्ट निकालते हैं। ए पार्ट बोला है कि विद द विंड फ्लो विद v वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द सर्किल मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू, मास ऑफ एयर जो इससे पास करेगा। तो मास के लिए वॉल्यूम चाहिए इंटू रो चाहिए, तो मास के लिए a इंटू एक्स इंटू रो कर लेते हैं, a हो गया a इंटू एक्स, ये हो गया वॉल्यूम इंटू रो। तो यहाँ पे x के जगह पे vt लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रो ए वी इंटू टी, ये हो गया मास ऑफ एयर। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या पूछ रहा है, मास ऑफ एयर कितना पास करेगा। दूसरा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, इसी को विंड एनर्जी भी बोलते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम के जगह रो ए वी टी इंटू वी स्क्वायर बराबर ये हो गया हाफ रो ए वी क्यू इंटू टी। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। सी पूछ रहा है कि अज्यूम द विंड मिल कन्वर्ट 25% ऑफ विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी 25% विंड एनर्जी जो इधर आ रहा है विंड एनर्जी, उसका 25% इधर कन्वर्ट करता है, यानी इधर से इधर 25% ही कन्वर्ट करता है आउटपुट में। तो 25% इफिशियंसी हो गया, 25% इफिशियंसी हो गया। जितना विंड एनर्जी इधर से आ रहा है उसका 25% कन्वर्ट करता है, 25% लॉस नहीं है बल्कि 25% कन्वर्ट करता है, तो 25% इफिशियंसी हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस, कह रहा है कि कितना पावर प्रोड्यूस करेगा, यानी ये आउटपुट चाहिए इसको, आउटपुट पावर कितना होगा। तो पहले इनपुट पावर निकाल लेते हैं इधर से। ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि आउटपुट पावर कितना प्रोड्यूस करेगा, तो इनपुट पावर इधर का इनपुट पावर निकाल लेंगे, फिर 25% इफिशियंसी से फॉर्मूला से लगा देंगे आउटपुट। तो ये इनपुट पावर में इतना सब जा रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी इनपुट में जा रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी निकला हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी बटा टी इनपुट पावर, टी से खत्म हो गया टी, हाफ रो ए वी क्यू, यही ना फॉर्मूला था इनपुट पावर। विंड मिल का जो फॉर्मूला था पावर का वो सेम फॉर्मूला था, पंप जैसा सेम फॉर्मूला आया था। ये इनपुट पावर हो गया। अब चाहिए आउटपुट, तो आउटपुट के लिए क्या करना है, इनपुट इनटू परसेंटेज इफिशियंसी। इनपुट ये है हाफ रो ए वी क्यू और ये हो गया परसेंटेज इफिशियंसी। कितना परसेंट कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है 25% को, जितना विंड एनर्जी इधर का टोटल एनर्जी विंड का जितना है उसको कन्वर्ट करता है 25%, तो यही हो गया 25%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो सॉल्व करेंगे तो 25% है तो इसको 25/100 कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये 25% है ना, तो यहाँ पे 25/100 कर लेंगे, तो ये 25% हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व हम नहीं कर रहे हैं, ये आपको रो ए भी सब कुछ दिया, रो डेंसिटी है एयर का, एरिया हो गया, वी हो गया वेलोसिटी, सब कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में। देखिए एरिया वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में 5/18 से गुना कर दीजिएगा, 5/18 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो वेलोसिटी निकल गया। डेंसिटी ऑफ एयर भी दिया हुआ है, तो सब कुछ को यहाँ डालेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ इसको सॉल्व कर ही देते हैं, देख लेते हैं। हाफ रो दिया हुआ कितना 1.2, एरिया दिया हुआ 30, वेलोसिटी 36 किलोमीटर। देखिए वेलोसिटी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको 36 इंटू 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा 10, ये 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का क्यूब इंटू 25% था, 25% मतलब बटा 100, तो 25/100। अब इसको सॉल्व करना है, तो 25 से कटेगा 4, 4 से कटेगा 0.3, ये 2 से कटेगा 15, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻³ 45, ये हो गया आउटपुट पावर। ये किलोवाट में बोलना है तो 4.5 किलोवाट, 3 जीरो को इधर कर लें, ये वाट है, किलोवाट में 3 जीरो को इधर पॉइंट लगा दे 4.5, तो 10⁻³ होता ना है किलो में, तो इतना किलोवाट। तो आउटपुट पावर कितना पावर प्रोड्यूस होगा, क्वेश्चन में ये पूछा था व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस, कितना पावर प्रोड्यूस होगा, तो इतना होगा 4.5 किलोवाट या 4500 वाट। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 29। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन करके। इस क्वेश्चन में भी पावर कांस्टेंट है, लिखा हुआ ना सेकेंड लाइन में कांस्टेंट पावर, और ग्राफ किसका चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व चाहिए। तो जब पावर कांस्टेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 3/2 होगा, यानी कि एक्स का जो कर्व होगा, टाइम बढ़ेगा तो 3/2 यानी बहुत तेजी से बढ़ेगा, इस तरह से कर्व होगा। टाइम बढ़ने से ये जो कर्व होगा एक्स बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि पावर है 3/2 तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसका आंसर हो गया बी, देख लीजिए आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 39, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। करे कैलकुलेट द पावर ऑफ क्रेन विच लिफ्ट मास इतना केजी टू द हाइट। किसी भी पार्टिकल को या लिक्विड को एच हाइट तक ऊपर करते हैं तो पावर का फॉर्मूला mgh/t, वर्क बटा टाइम होता है, वर्क की जगह mgh लगा देना है, एनर्जी लगा देना है mgh। तो बस पावर ऑफ क्रेन चाहिए एच हाइट तक। देखिए एच हाइट तक मास को लेके जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी के जगह पे या वर्क के जगह पे mgh/t। आपको बताया था ना, किसी भी पार्टिकल को एच हाइट तक लेकर ऊपर जाए या फिर ऊपर से नीचे लेकर आए, mgh/t ही करना है। सब कुछ दिया हुआ है, कर लेते हैं। मास दिया हुआ है 100, जी हो गया 10, हाइट हो गया 10, 20। सॉल्व कर देंगे, यहाँ सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 80 का क्वेश्चन नंबर 40, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। देखिए क्वेश्चन, एवरेज वर्क डन बाय ह्यूमन हार्ट व्हाइल इट बीट वंस। तो देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है वर्क डन इन 1 बीट, एक बीट का वर्क डन दिया हुआ 0.5 जूल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्क डन इन 1 बीट। कह रहा है कि व्हाइल इट बीट वंस, एक बार करता है तो इतना वर्क होता है एवरेज वर्क। तो वर्क डन इन 1 बीट दिया हुआ है और क्वेश्चन में पावर निकालने के लिए है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि 72 बीट होता है 1 मिनट में। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बराबर, ये तो हो गया 1 बीट में, और टोटल बीट कितना होता है 72 बीट लिखा है ना कि 72 बीट इन 1 मिनट, 72 टाइम्स, यानी टोटल वर्क डन इतना इंटू 72 कर दिए। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला टोटल वर्क बटा टाइम, 0.5 72 टाइम कितना 1 मिनट में। ये 72 बार 72 बीट करता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया। 60 सेकेंड 12 से काटते हैं, ये 0.1 कटा 0.6 वाट। तो इसमें चाहिए कैलकुलेट द पावर यूज बाय हार्ट, तो हार्ट का पावर हो गया 0.6 वाट। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 81 पे, नीट 2021 का 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन करके, ये क्वेश्चन टरबाइन का है। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पहले ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊपर से टरबाइन से इधर साइड में इनपुट होता था, याद कीजिए। इनपुट पावर, जब पानी को गिराते हैं तो इनपुट साइड हो गया, और इधर साइड हो गया, इधर तो देता था आउटपुट। ये प्रोड्यूस होता है, इतना पावर प्रोड्यूस होता है, इतना इनपुट देते हैं तो कुछ लॉस हो जाता है। लॉस दिया हुआ है फ्रिक्शन के कारण 10% लॉस होता है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय टरबाइन, कितना पावर जनरेट होता है। तो ये पावर प्रोड्यूस है, जनरेट होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए इनपुट हम देते हैं, इनपुट एच हाइट से पानी को गिराते हैं तो ये इनपुट हो गया, और इधर पावर प्रोड्यूस होता है, तो ये चाहिए कि पावर कितना प्रोड्यूस जनरेट हो रहा है। तो पहले इनपुट पावर का फॉर्मूला, ये टरबाइन है, इनपुट पावर एच हाइट से गिराते हैं तो mgh/t। मास क्वेश्चन में दिया हुआ कितना पानी का रेट है 15 किलोग्राम पर सेकेंड। देखिए ऐसा डाटा लिखा रहा है 15 किलोग्राम पर सेकेंड, तो ये मास हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा। टाइम बराबर 1 सेकेंड और मास बराबर 15। तो देखिएगा किलोग्राम पर सेकेंड में डाटा है, तो किलोग्राम मास की जगह हो गया और ये टाइम की जगह हो जाएगा। तो मास की जगह पे 15 किलोग्राम है, तो 15 जी हो गया 10। हाइट कितना से गिराया जा रहा है 60 मीटर से, डिवाइडेड बाय टाइम पर सेकेंड है 1 सेकेंड, तो 1 लिखेंगे। तो ये इनपुट पावर हो गया इतना वाट का, हो गया इनपुट पावर। अब कह रहा है कि हाउ मच पावर जनरेटेड, पावर आउटपुट चाहिए। तो इनपुट पावर इनटू परसेंटेज इफिशियंसी। लॉस कितना है 10%। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉस है 10%, तो इफिशियंसी कितना बचा, लॉस है तो बाकी जो बच गया इफिशियंसी बच गया। लॉस है मात्र 10%, तो 90% इफिशियंसी है, तो ये हो गया इंटू 90% है, ये 90% है। 90% को चेंज करें
तो 90/100 करना पड़ेगा। याद रखिएगा यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे है ये डाटा 90%, तो 90% को लिखेंगे 90/100। 2 0 से 2 0 गया, 81, 1 0 और 1 0, ये वाट में हो गया। अब अपने को 81 का तो एक ही आंसर है, 81 का आंसर बी है, तो बी आंसर हो गया। अब चाहे तो इसको किलोवाट में बदलना हो, किलोवाट में, तो यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 1000 ना होता है, 10⁻³ कर दें तो किलोवाट में बदल जाएगा, -3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8.1 इसको किलोवाट। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 15। ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए फोर्स दिया हुआ है, पूछा क्या है, व्हाट इज द पावर डेवलप बाय द फोर्स एट टाइम टी। किसी टाइम टी पे, तो इंस्टेंटेनियस हो गया ना, एवरेज पावर के बारे में नहीं बोला, इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी टाइम टी पे आपसे मांगे। आज के बाद क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी टाइम टी, जनरल टाइम टी पे मांग दे तो समझ लीजिएगा इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में है, उसमें टाइम का फंक्शन होगा। ऑप्शन देखिए, पावर मांगा है और सारे ऑप्शन में टी लगा हुआ है, सारे ही ऑप्शन में टी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है टाइम बदलेगा तो पावर भी बदल जाएगा, टाइम बदलेगा तो पावर भी बदलेगा ना, क्योंकि टी फंक्शन में है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर यदि बदलता रहे बार बार तो इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। एवरेज पावर मतलब कांस्टेंट होता है, वो टोटल वर्क डन बटा टाइम। और इंस्टेंटेनियस पावर याद है F × V बोले थे, F.V। यदि वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन है, आपसे बोले थे कि वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो इंस्टेंटेनियस पावर F.V करेंगे, अब वेक्टर के फॉर्म में नहीं, स्केलर के फॉर्म में रहेगा तो F × V करेंगे। ये क्वेश्चन में ये फोर्स कैसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में फोर्स दिया वेक्टर के फॉर्म में, देखिए I और J लगा हुआ है, तो वेक्टर के फॉर्म में तो ये फार्मूला लगाएंगे। यानी कि ये फार्मूला लगाने के लिए, इंस्टेंटेनियस पावर वाला फार्मूला लगाने के लिए वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा। फोर्स तो लिखा हुआ है, वेलोसिटी चाहिए, तो फोर्स से वेलोसिटी निकालिए कि फोर्स से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वो निकालना आ गया तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में थोड़ा देर के लिए यहाँ से हटाते हैं, फोर्स को लिखते हैं, या फिर रहने दीजिए वेक्टर, फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर निकल गया। मास कितना है, मास क्वेश्चन में 1 kg है, ये 1 है, तो ये एक्सेलरेशन ही निकल गया, ये एक्सेलरेशन निकला हुआ है 2ti + 3t²j। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv/dt, ऐसा ही नहीं लिखते हैं, dt को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे dt को भेज दे तो क्या लिखेंगे, dv बराबर dt इधर चला गया 2ti 3t²j, और इसमें पूरे में लग जाएगा dt को पूरा में चले आया, dt को इधर गुना कर दिए, इधर लाकर। अब इंटीग्रेशन कर दें तो ये वेलोसिटी निकल जाएगा, वेक्टर के फॉर्म में ही निकलेगा। ये वेलोसिटी जो निकलेगा कितना हो जाएगा, dt है तो t²/2 कट जाएगा, t² और i है तो i रहेगा, यहाँ t⁻³ 3 कट जाएगा, t³j। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी। और फोर्स कितना आया हुआ था, फोर्स था इतना 2ti 3t²j। अब पावर चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला होता है F.V, इन दोनों का डॉट। तो डॉट अपने को पता है, I का डॉट I के साथ होगा, J का डॉट J के साथ होगा, दोनों को डॉट कीजिए, तो ये दोनों को डॉट किए तो 2t³ बनेगा प्लस 3t⁵ बनेगा, ये आंसर होगा। पावर का फॉर्मूला ये हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर 2t³ + 3t⁵, आंसर हो गया बी। देख लीजिए आंसर, ठीक है, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर 18। ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। देखिए, हार्ट ऑफ मैन पंप 5 लीटर ऑफ ब्लड, तो वॉल्यूम दे दिया 5 लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे बाद में, लेकिन ये वॉल्यूम दिया हुआ है। पर मिनट यानी 1 मिनट, यानी कि टाइम दे दिया है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ये टाइम दे दिया। प्रेशर दिया हुआ है 150 mm ऑफ मरकरी, तो प्रेशर के लिए ρgh लगाएंगे तो प्रेशर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो पावर चाहिए, पावर के लिए वर्क डन बटा टाइम चाहिए। तो देखिए फार्मूला तो अपने को पता है,
वर्क डन बराबर हो गया PV और पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन बटा टाइम PV बटा T। यही ना पावर का फॉर्मूला हो गया, वर्क डन हो गया PV और ये पावर का फॉर्मूला हो गया PV बटा T। प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम ये सब चीज़ निकाल जाए तो काम हो जाए। प्रेशर पहले निकालते हैं। प्रेशर होता है ρgh। डेंसिटी कितना दिया मरकरी का 13.6 इंटू 10⁻³ जी हो गया 10 और h हाइट है 150 mm मतलब 10⁻³ mm है ना, mm ऑफ मरकरी है तो मिलीमीटर को 10⁻³ कर लीजिए। अब यहाँ पे 13.6 इंटू कितना हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 15 कर लेते हैं इंटू एक 0 2 0 बच गया तो 10⁻² लिख देंगे तो ये प्रेशर निकल गया। वॉल्यूम निकालते हैं, P और V का जरूरत पड़ेगा ना, तो वॉल्यूम है कितना 5 लीटर। इसको मीटर क्यूब में चेंज करें तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए, पावर का फार्मूला। देखिए ये पावर है, यहाँ पे P लिखने का मतलब ये है पावर और यहाँ भी P है, कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए यहाँ पूरा पावर लिखते हैं। पावर बराबर PV बटा T। P की जगह हो गया 13.6 इंटू 15 10⁻²। V की जगह कितना हो गया 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई T कितना है 1 मिनट है, पर मिनट है ना क्वेश्चन में, तो 60 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ले लेते हैं। 15 4 से कट गया, बाकी 10⁻³ को छोड़ दीजिए। 3.4 हो गया, 5 में 3.4 से गुना करेंगे तो 17 हो गया। 17 वाला आंसर एक ही है C। देखिए 17 वाला आंसर C है 1.7। पूरा करना है तो कर सकते हैं, 10⁻² है माइनस ये तो 10⁻⁻1 हो गया, यहाँ पे 2 है यहाँ -3 है तो 1.7 वाट। ये पावर का फॉर्मूला हो गया, 1.7 वाट में लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप सीखते चलिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो सब देखते चलिए, आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। पावर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कांस्टेंट पावर दिया हुआ है। क्वेश्चन का सेकंड लाइन में देखिए कांस्टेंट पावर, तो पावर कांस्टेंट हो, पावर यदि कांस्टेंट हो तो हम लोग को 3 तरह का डाटा था। एक्स के बारे में देखे थे, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे प्रोपोर्शनल टू T⁻⁻², ये पढ़े थे। क्वेश्चन में कह रहा है फोर्स निकालिए। एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो फोर्स होता है, तो T⁻⁻½ होगा, फोर्स में -½ होगा T⁻⁻²। चारों का चारों ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन में T⁻⁻½ है, तो इससे तो होगा नहीं हेल्प, अब बनाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट पावर है तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अनुसार निकालना पड़ेगा अपने को। एक्सेलरेशन निकालते हैं, देखिए टारगेट क्या होगा, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं, इससे हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे और उसके बाद फोर्स निकाल देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे तो हो जाएगा फोर्स। तो मेन एक्सेलरेशन निकालना है, तो पावर कांस्टेंट है, पावर का फॉर्मूला ½ mv², ये काइनेटिक एनर्जी बटा T, यही ना था पावर का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बटा T। तो यहाँ से लिख सकते हैं ½ mv² बराबर पावर इंटू T। पावर को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है K, इसको K बोल रहा है लेकिन हम लोग P ही बोलते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर या वेलोसिटी बराबर निकल जाएगा 2p/m, रूट में, रूट के फॉर्म में ना है तो ये रूट में रहने दीजिए, 2p/m और T के पावर ½ ये हो गया, वेलोसिटी निकल गया। अभी अपने को तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन बराबर dv/dt, एक डिफरेंशिएशन करेंगे 2p/m, ये रूट में, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये ½ हो जाएगा और एक घटाएंगे तो T के पावर -½ हो जाएगा। अब चाहिए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कर देते हैं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया 2p/m और यहाँ ½ T के पावर -½ अब जो कटता है यहाँ से देखिए कैसे होगा, एक कटेगा तो रूट बनेगा, इससे ये कटेगा तो यहाँ रूट बन जाएगा, इससे कटेगा तो यहाँ रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर चला जाएगा तो रूट अंडर पी एम ये अंदर हो गया, ये √2 रूट के अंदर चला जाएगा,
ये 2 हो जाएगा इंटू टी के पावर माइनस हाफ। इस तरह से आंसर होगा। पी हो गया, पी की जगह के हो गया, के की जगह है, के की जगह है, तो पी एम यानी एम के बटा 2 इंटू टी के पावर माइनस हाफ, आंसर सी हो गया। यानी इसका ऑप्शन सी हो गया। तो देखिए कैसे कैसे बना है, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 29। देखिए करा कि वन कूली टेक 1 मिनट, एक कूली लेता है 1 मिनट टू रेज द सूटकेस थ्रू हाइट इतना। अपने सर पे सूटकेस को कूली क्या करता है, अपने सर पे रखता है सूटकेस को। तो ठीक है, कोई भी पार्टिकल को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाएं तो पावर का फॉर्मूला mgh बटा टी होता है, या वर्क बटा टाइम होता है। वर्क ही की जगह तो mgh कर रहे हैं। तो पावर का फॉर्मूला अपने को पता है, पावर का फॉर्मूला वर्क या mgh बटा टी। अब देखिए दो कुली है, दोनों को टाइम अलग अलग लग रहा है, ये अलग अलग लग रहा है, ऊपर वाला सेम है, मास gh ये तो सेम है। दोनों कुली के लिए हाइट क्या है, क्या कर रहा है कि द सेकंड कुली रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट, यानी सेम सूटकेस मतलब मास सेम हाइट सेम, तो ऊपर वाला सब डाटा सेम है। ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये डिफरेंट, ऊपर का सब सेम है। तो बोल सकते हैं पावर प्रोपोर्शनल टू 1/t हो गया। तो P1 बटा P2 बराबर T2 बटा T1। पावर का रेशियो चाहिए था, पावर का रेशियो। तो दूसरे का टाइम, पहले वाले को टाइम कितना लगता है, पहले वाले कुली को लगता है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, दूसरी वाले को 30 सेकेंड, कटेगा 1/2 आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हो गया डी। देख लीजिए आंसर डी। तो दोनों कुली का mgh या वर्क, दोनों का कुली का वर्क क्या है, दोनों कुली का वर्क क्या है, सेम है, क्योंकि h हाइट है, दोनों के लिए h ही हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी इसमें भी क्वेश्चन बोल रहा है कांस्टेंट पावर, पी नॉट, पावर को बोल रहा है पी नॉट, और ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो कह रहा है कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, इसके केस में वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी के पावर क्या हम लोग देखे थे, हाफ। यानी आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन, इंजन पंप है, ठीक है, वेलोसिटी एम इज द मास पर यूनिट लेंथ। देखिए खास बात यह है कि एम क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ। तो इंजन पंप का क्वेश्चन हम लोग नोट्स में भी देखे थे। तो मास एम जब दिया रहे मास पर यूनिट लेंथ, तो पावर का फॉर्मूला अपने को पता हाफ एम वी क्यू होता है, जहाँ पे एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द वाटर, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी क्वेश्चन में ये पूछा है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी रेट कहने का मतलब टाइम नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी बटा टी, इसी को तो पावर बोला जाता है। आपसे यही ना क्वेश्चन पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का रेट, तो काइनेटिक एनर्जी बटा टी, तो पावर का तो यही फार्मूला है। और पावर का फार्मूला बताइए इंजन पंप के लिए, हाफ एम वी क्यू होता है, जिसमें एम क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, ये एम होता है मास पर यूनिट लेंथ। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन, इसमें भी है इंजन पंप का क्वेश्चन है। वाटर थ्रू द पाइप निकलता है वेलोसिटी से, मास पर यूनिट लेंथ, इसमें भी दिया वही मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन, पावर ऑफ इंजन का फॉर्मूला हाफ एम वी क्यू, हाफ, ये है मास पर यूनिट लेंथ, कितना दिया हुआ है 100, और वेलोसिटी दिया है 2 का क्यूब, ये 8 बनेगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 400 वाट। इसका आंसर हो गया ए 400 वाट। ऑप्शन में सुधार कर लेंगे, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, ऑप्शन में डी दिया हुआ 800, तो ये गलत है, इसका आंसर 400 वाट होगा। तो करेक्शन कर लेंगे, 400 वाट होगा, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन में करें पार्टिकल मास है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट है, ठीक है, अंडरगो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इफ़ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम टी टाइम में स्पीड कितना हो जाता है v, तो पावर कितना होगा, पावर डिलीवर टू द पार्ट। तो एफ इंटू वी करेंगे, पावर का फॉर्मूला एफ इंटू वी करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला, क्योंकि वेलोसिटी दिया ना है तो एफ इंटू वी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग v बराबर u प्लस ए टी कर लें, v बराबर u जीरो है, a हो गया a इंटू टी, इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा v टी। इसलिए पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वी, पावर का फॉर्मूला ही होता है, फोर्स की जगह एम ए इंटू वी, एम इंटू ए की जगह v बाई टी और इंटू वी, यानी हो गया एम वी स्क्वायर बाई टी, एम वी स्क्वायर बाई टी। इसका आंसर ए हो गया। इसका भी ऑप्शन में करेक्शन कर लेना है, ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए होगा, तो करेक्शन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 71। इसमें फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, दोनों दिया है, इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एफ डॉट वी करना है, इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो एफ डॉट वी, बस दोनों का डॉट मार दीजिए, आंसर आ जाएगा, खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 21। इसको नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर तक याद रखना है, आएगा एग्जाम में तुरंत मार देना है, आने का पूरा पूरा चांस है, तो इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक बॉडी मास में एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, फ्रॉम रेस टू स्पीड v इन टाइम टी, स्पीड v इन टाइम t। आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इन तीनों का आपस में रिलेशन देख लेते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, यू तो जीरो है, a इंटू टी, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया v बाई टी। ठीक है, इसको रखना रही, ये एक्सेलरेशन जो था वो निकल चुका। कह रहे इंस्टेंटेनियस पावर निकालिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन। तो फिर से इसका ग्राफ, फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं। ये u बराबर जीरो, इधर एक्सेलरेशन, और ये पार्टिकल किसी टाइम t, फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए ना, छोटा t, ये तो दिया हुआ था, ये दिया था, ये गिवन था, ये और ये गिवन है कि इतना वेलोसिटी है इतना टाइम पे, ये दिया हुआ है। अब इंस्टेंटेनियस चाहिए किसी भी टाइम t पे, तो ये किसी भी टाइम t पे यहाँ का वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं, ये v डैश मान लें, तो वेलोसिटी निकालिए v डैश, तो a निकला हुआ है, a इंटू टी हो गया। अब शुरू करते हैं काम। अब पावर का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी नया, ये जो v डैश है जनरल है, ये जनरल पॉइंट है, ये दोनों जनरल पॉइंट है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं, ये दोनों तो जनरल पॉइंट पे वेलोसिटी, ये जनरल पॉइंट पे टाइम, तो ये एफ इंटू वी डैश, ये वाला v डैश होगा, ये नहीं होगा, ये क्योंकि दिया हुआ है कि टी टाइम पे ये गिवन है, और क्वेश्चन मांग रहा है कि टाइम का फंक्शन, टाइम बदलता हुआ रहेगा ना, तो नॉर्मल टाइम पे v डैश है, तो v डैश निकाल लिए। अब एफ इंटू वी, एम इंटू ए इंटू वी डैश, एम इंटू ए निकला हुआ है v बाई टी, और v डैश भी निकला हुआ है a इंटू टी, तो a के जगह कितना कर देना है, v डैश के जगह पे a इंटू टी करना है, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, v डैश के जगह a इंटू टी कर लें, तो बन जाएगा एम ए स्क्वायर टी, टी का फंक्शन आ गया m, और एक्सेलरेशन के जगह इतना लिख लेते हैं v स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकला हुआ था, ये आंसर होगा। देखिए t का फंक्शन आ गया ना, t टर्म में है स्मॉल t, तो ये फंक्शन में आ गया, तो इसका आंसर हो गया कौन सा, देख लीजिए, इसका आंसर हो गया b, एम वी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर इंटू टी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर तक याद आपको रख के जाना है, और नीट में पूछने का पूरा पूरा चांस है, इसको फिर वी भी मार्क लगा के रखिएगा, और इसको रिवाइज करके जाना है नीट देने।